और गुरमीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत जी, आप आई, बाहर आई और शानदार रैली अभी मार्केट में देखने को मिल रही है। गुड आफ्टरनून टू यू। जो पिछले कुछ सत्रों से मार्केट थोड़ा सुस्त था, तो अब ये स्वाभाविक सी बात है, आज चला है जिस तरीके से। कोई बड़ा कारण देख रहे हैं आप इसके पीछे का, और अभी फिलहाल मार्केट पे क्या व्यू बन रहा है आपका? तो जी एक्चुअली जो बहुत सारे हेडविंड्स हैं मार्केट को लेके। एक बार पहली बार जैसा हमने पहले भी चर्चा की है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट देखने को मिल रहा है ब्रॉडर मार्केट में और रियल इकोनॉमी में। अगर आप फॉर एग्जांपल अभी अर्निंग्स देखिए, और बहुत अपडेट्स आए हैं इस पे। करीबन बीएसई 500 में 450 से ऊपर कंपनीज ने अर्निंग्स डिक्लेयर किया है। मोटा मोटा रेवेन्यू ग्रोथ 12% है, और अगर आप लेबर कॉर्ड और वन ऑफ निकाल दें तो अर्निंग ग्रोथ 15% है। इनफैक्ट मिड और स्मॉल कैप में अर्निंग ग्रोथ और बेटर है। तो अर्निंग ग्रोथ आया है अगर हम लेबर कॉस्ट को इम्पैक्ट को एडजस्ट करें। बैंक क्रेडिट ग्रोथ 14-15% है। M3 सप्लाई, जो हम मनी सप्लाई बोलते हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन, डिपॉजिट्स, मनी मार्केट फंड्स, ये 12% जंप हुआ है, जो कि बहुत समय बाद हुआ है। तो लिक्विडिटी कंडीशंस अच्छी हैं, और जो एक ओवरहैंग था डील्स का यूएस के साथ, वो काफी हद तक गया है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे कंसोलिडेशन जो हुआ है मार्केट में, और इकोनॉमिक न्यूज अच्छी आ रही है, सूनर और लेटर मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी भी एफआईआईज 80% के आसपास नेट शॉर्ट हैं। वो फिगर थोड़ा सा उसको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली नियर टर्म में वही डिसाइड करता है। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी अच्छा कर रही है, मार्केट में धीरे धीरे ये रिफ्लेक्ट करेगा। और कुछ पॉकेट्स बाजार के बहुत वीक हैं, डिस्पाइट नंबर्स अच्छे आए हैं, जैसे ऑटो एंसिलरीज नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। कुछ सिलेक्टिव एरियाज में कैपिटल गुड्स में नंबर बहुत अच्छे आए हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर बहुत अच्छे आए हैं। तो ओवरऑल प्राइवेट केपेक्स में पहली बार हमको अर्ली साइंस दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं मार्केट को लेके कंस्ट्रक्टिव हूँ, और बहुत जल्दी मुझे लगता है थोड़ा टेक्सचर मार्केट का इंप्रूव होना चाहिए। ओके, टेक्सचर इंप्रूव होगा। आपने कहा कि अर्निंग्स अच्छे हैं गुरमीत, जो ट्रेड डील भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। आ, कुछ ऐसे स्पेसेस जहां पर आपको फुल फ्लेज रिकवरी दिखी हो और यहाँ पे आपका ज्यादा कन्विक्शन बन रहा हो आफ्टर रिजल्ट, आफ्टर ट्रेड डील, तो वो कौन से स्पेसेस होंगे? तो ऑटो हम काफी कंस्ट्रक्टिव हैं। आप जनवरी के भी अगर आप होलसेल नंबर्स देखें, बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, और अच्छे नतीजे आए हैं ऑटो एंसिलरीज में। उसके बावजूद स्टॉक्स में वो ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है। आप लार्ज कैप में एमएनएम देखिए, 34-35 पे ही है। 38-3900 का उसका हाई है। बहुत सारी अच्छी ऑटो एंसिलरीज है जहाँ पे 15-20% का रेवेन्यू ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ आया है। चाहे ऊनो मिंडा है, ल्यूमैक्स के नंबर बहुत अच्छे थे, जो एलईडी लाइट्स बनाती हैं। फिर छोटी छोटी जो ऑटो एंसिलरीज हैं, जैसे राजरतन ग्लोबल है या संधार टेक्नोलॉजी है, बहुत जगह नंबर्स अच्छे हैं, बट उतना इम्पैक्ट स्टॉक में जो है देखने को नहीं मिला है। बैंक्स के नतीजे बहुत शानदार है, इसलिए बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। पहली बार मैंने एसबीआई और एचडीएफसी आईसीआईसी का नेट एनपीए सेम देखा है। इतनी अच्छी क्रेडिट क्वालिटी पीएसयू बैंक्स में सस्टेन होना अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। और बैंक बैलेंस शीट डीलेवरेज है। आप देखिए, करीबन 10-12 बिलियन डॉलर बैंक्स में इन्फ्यूज हुआ है एफडीआई के थ्रू, चाहे वो फेडरल बैंक हो, आरबीएल हो, यस बैंक हो, एनबीएफसीज हो। ये 10, और बैंकिंग सिस्टम 7-8 गुना लेवरेज होता है, मतलब $100 बिलियन का एडिशनल कैपिटल क्रेडिट मार्केट में आने वाला है। अगर आप उसको 7-8 टाइम्स करें, तो मुझे लगता है ये स्पेस बहुत अच्छा करेगी। कुछ जगह मुझे लगता है कैपिटल मार्केट प्ले में थोड़ा सा ये एफएनओ की टाइटनिंग को लेके नेगेटिव रिएक्शन है, बट ये एएमसीज के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट आर्म्स के लिए एक एक्चुअली अच्छी खबर हो सकती है लॉन्ग रन में। तो ये पॉकेट्स अच्छे लग रहे हैं गुरमीत जी, मुझे। एक्चुअली और इसी पे इसके था अलावा दूसरा जो सवाल था, कैपिटल मार्केट स्पेस को ही लेकर था। मैं और डिटेल में आपसे जानना चाह रही थी, जो आज खबरें आई आरबीआई की तरफ से जो सख्ती है, बैंक से अब इजीली लोन नहीं ले पाएंगे ब्रोकर्स, और उसके बाद देखा हमने एक इम्पैक्ट। लेकिन फिर कैपिटल मार्केट इंडेक्स तो सुधरा है थोड़ा बहुत निचले स्तरों से, लेकिन बीएससी और एंजल वन उसकी बात करें तो वहां पर ज्यादा इम्पैक्ट। तो क्या कैपिटल मार्केट में अब सेग्रीगेट होने का वक्त आ चुका है? वो जो 2025-24 में हमने एक तरफे पूरी स्पेस में रैली देखी थी, अब वो शायद ना मिले, ऐसा कुछ? नहीं, आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत रिच है। आप बीएससी का भी आप वैल्यूएशन देखें तो 60-70 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है एक्सचेंज। आई मीन, तो ऐसा नहीं है कि चीप है। तो जहां भी तो जैसा मैंने बोला, एफएनओ का इम्पैक्ट एक्सचेंज और ब्रोकिंग पे ज्यादा है। ब्रोकिंग में भी जिनका एमटीएफ बुक बैंक फंडेड है, वहां पे ज्यादा है। तो एंजल के केस में क्योंकि बैंक फंडेड है, तो आज ज्यादा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो वहां पे रिएक्शन ज्यादा है। लेकिन लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनको उनका नेट इन्फ्लो अच्छा है। कमोडिटी ईटीएफ्स में 30-40 हजार करोड़ का इन्फ्लो आया है। तो जो अच्छी एनबीएफ वेल्थ मैनेजमेंट आर्म्स हैं, जैसे निपॉन है, जिससे मैं टॉप 2 के बियॉन्ड जा रहा हूँ,
बिरला है, यहाँ पे वैल्यूएशन भी कंफर्टिंग है और अर्निंग्स में भी स्ट्रक्चरल रिवाइवल देखने को मिल रहा है क्योंकि उनको कमोडिटी का भी बेनिफिट हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। जो ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड है वहां पे आपको थोड़ा सा नियर टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और माइंड यू 1 अप्रैल से होगा, तो इमीडिएटली शायद बट एक थोड़ा सा डी रेटिंग हो सकता है। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट में, एएमसी स्पेस में, डिपॉजिटरी में इसका इम्पैक्ट बहुत कम है। तो थोड़ा आप सिलेक्टिवली होंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। ठीक है। और गुरमीत जी, जो आईटी स्पेस ने डर का माहौल बना दिया था, आज तो अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं। इनफैक्ट भारत मंडपम में एआई समिट भी चल रहा है, बड़े बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स आएंगे, शिरकत करेंगे उस एआई समिट में। आईटी स्पेस अब जो भयंकर टूटा था, क्या अब वो हो गया, वर्स्ट इज ओवर? यहाँ पर अब सही समय है अब हाथ लगाना चाहिए, या फिर अभी भी आप थोड़ा वॉच कर रहे हैं? ये मुझे लगता है एक ट्रांजिएंट स्पेस है। एआई कितना डिस्ट्रप्शन करेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक चीज बहुत क्लियर है, जब भी कोई बड़ा रेवोल्यूशन आया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 हो 2, पहले 20-20 30-30 साल लगता था रीस्किलिंग होने में। इसमें टाइम कम है रीस्किलिंग के लिए। तो मुझे लगता है कि जो सिर्फ कॉस्ट आर्बिट्राज मॉडल है जहाँ पे आप फ्रेशर्स हायर करते थे और वो आपके लिए कोडिंग और टेस्टिंग करते थे और उसका एक टीम लीडर होता था, वो चैलेंज हो। तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू बढ़ेगा, हेडकाउंट कम होगा, तो प्रोडक्टिविटी हम जिसे बोलते हैं। तो कौन सी कंपनीज इसमें माइग्रेट कर पाती है, कैसे एआई को यूज कर पाती है। और मैं इंडियन कंपनीज को राइट ऑफ नहीं करूंगा, पहले भी बहुत ऐसे इवेंट्स आए हैं जब डिसरप्शन आया है। और अच्छी कंपनी जो आईपी ड्रिवन है वो, और जो वो डिफरेंशिएट होंगी, जो सिर्फ प्योर आईटी सर्विसेज और जो नंबर ऑफ आवर्स बिल वाली कंपनीज होती हैं जो कास्ट। तो इंडिया अब एक वॉल्यूम्स के साथ साथ एक वैल्यू माइग्रेशन देख रहा है। आप ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स देखिए, बड़े बड़े जायंट्स जेपी मॉर्गन से लेके मेजर ऑटोमेकर से लेके डायरेक्टली अपने वहां पे जीसीसी सेटअप कर रहे हैं। तो भारत सिर्फ एक अब बैक ऑफिस नहीं है, एक वो वैल्यू ऑफिस है जहाँ पे आपको इनोवेशन लेड वर्क आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो एआई एआई का सर्विस पार्ट है, भारतीय कंपनी उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगी। कल इन्फोसिस की एनालिस्ट मीट भी है, तो थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। और पर थोड़ा जल्दी है कहना, बट इसका टीयर 2 इम्पैक्ट है श्रेया जी। जैसे हायरिंग पे फर्क पड़ेगा, मास हायरिंग पे, तो उसका रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट आ सकता है, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो। वो इम्पैक्ट हमें जो सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट है एम्प्लॉयमेंट का एंट्री लेवल पे, उसको थोड़ा सा वॉच आउट करने की जरूरत है। देखने वाली बात होगी यहाँ पे और क्या डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन एआई इम्पैक्ट समिट और सीएनबीसी आवाज पे आप कवरेज देखेंगे, तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। अच्छा गुरमीत जी, आज एक और चीज, एक और स्पेस चली है, ये सीपीएसई स्पेस। सारे सरकारी, इनफैक्ट एनर्जी स्पेस से देखें, सरकारी काउंटर जैसे कि पावर ग्रिड, कोल इंडिया, काफी बार चर्चा हुई आज के सेशन में। एनटीपीसी, एनएचपीसी, यहाँ पर एनर्जी स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है, स्पेशली सरकारी कंपनियों पर? तो एआई का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन है, जिसे हम पिक एंड शॉवल बोलते हैं। अच्छा। आपको डेटा सेंटर लगाना है, उसका उसको एनर्जी कंजम्पशन बहुत चाहिए। यूएस में भी कहते हैं 10% एनर्जी डिमांड सिर्फ डेटा सेंटर की है। तो जो भी इकोसिस्टम है एआई का, चाहे वो ग्रिड, हमारे यहाँ एनर्जी सरप्लस है बट ग्रिड बॉटलनेक है, उसमें एक्सपेंशन की भी जरूरत है और मॉडर्नाइजेशन की भी जरूरत है। अगर आप नंबर ऑफ लेन किलोमीटर हम बोलते हैं जिसमें हम मेजर करते हैं, तो बहुत मैसिव केपेक्स है। 6 से 7 लाख करोड़ का सिर्फ हमें ग्रिड पे केपेक्स करना है। इसलिए शायद, और प्लस यहाँ पे वैल्यूएशन कम पड़े। आप पावर ग्रिड या एनटीपीसी आपको 15 टाइम्स, 16 टाइम्स, 17 टाइम्स अर्निंग्स पे अवेलेबल है। ब्रॉडर मार्केट में वैल्यूएशन कंफर्ट है। इसके अलावा पावर इक्विपमेंट स्पेस है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, पीसीबीज हैं, जो पिक एंड शॉवल हम बोलते हैं, पूरा स्पेस, क्रिटिकल मिनरल्स है, वो बहुत बेनिफिट करेगा। तो मैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले को लेके बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। वहां पे मुझे लगता है बहुत सारी इंडियन कंपनीज काफी वैल्यू क्रिएट कर सकती हैं। ओके गुरमीत जी, बहुत सारे सवाल ये पूछ रहे हैं दर्शक मुझसे कि ये ओला की दिक्कत क्या है। ये तो आप पूछ रही थी पर जवाब रह गया। दिक्कत क्या है सर ओला की? मतलब 29 पर 20 तक के टारगेट आ रहे हैं नीचे के, मतलब क्या पूजा पाठ करने की जरूरत हो गई है? अब क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए, दो प्रॉब्लम है और ये सब दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक, परफॉर्मेंस खराब है। ऐसी मार्केट में अगर आपका रेवेन्यू से ज्यादा लॉस होगा इस इन्वायरमेंट में, तो ऑब्वियसली बाजार आपको पनिश करेगा। सेकंड, प्रमोटर सेलिंग हो रही है और वो भी लोअर लेवल पे भी हो रही है। तो जहां कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आप उसके जस्टिफिकेशन जो भी हो। और इस मार्केट में आप अर्निंग्स मिस नहीं कर सकते। अगर अगर आप जिस स्टेज पर, हमने देखा है जहां भी अर्निंग मिस हुआ है, बाजार बहुत पनिशिंग है। तो चाहे वो कोई भी स्पेस हो, चाहे वो बैंक रहा हो, आईटी, आप बैंक्स में देख लीजिए जहां अर्निंग वीक आई है,
वहाँ मार्केट से पनिश किया है, जहाँ अर्निंग बहुत अच्छी है, वहाँ पीएसयू बैंक्स को भी रिवॉर्ड कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा-सा दूर रहिए इस स्पेस पे, जहाँ भी प्रॉफिटेबल ग्रोथ नहीं है न्यू एज बिज़नेस में, अभी टेक्सचर नहीं है कि जहाँ पे आप लीप ऑफ फेथ लें। हो सकता है कुछ टैक्टिकल बाउंस मिल जाए लोअर लेवल पे और आप वो कोई चार्टिस्ट शायद बेटर बता पाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है जो ट्रेडिशनल टू व्हीलर कंपनीज़ हैं, उनको एक एडवांटेज है क्योंकि उनके पास आईसी प्लेटफ़ॉर्म भी है, इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म भी है, एक्सपोर्ट्स भी है, पूरा सेटअप भी है, इकोसिस्टम है। तो वहाँ मल्टीपल इंजन्स फायर कर रहे हैं, जैसे टीवीएस है, उसमें भी आप देखिए आईक्यूब नंबर 1 है ईवी में। दूसरा, ईवी अपने आप का एडॉप्शन जो है, वो किस स्टेज तक होगा, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। ईवी की सेल्स अगर आप देखें पिछले 3-6 महीने ग्लोबली तो फ्लैट है। तो अगर आप प्योर प्ले एक न्यू बिज़नेस प्ले हैं और उसमें आपका परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब होता है, तो बाज़ार आपको पनिश करेगा। दिक्कत तो है ओला में। अच्छा गुरमीत जी, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे दर्शक पूछते रहते हैं आखिर वो हेल्थ केयर स्पेस पर भी है। यहाँ पे भी रिजल्ट अच्छा है, जैसे टोरेंट फार्मा, फोर्टिस हेल्थ करके हम रिजल्ट सुबह डिस्कस कर रहे थे और वैसा रिएक्शन भी देखने को मिला है स्ट्रीट पे। तो क्या एक्सपोजर बढ़ाया है आपने हाल फिलहाल में इस स्पेस में? और हेल्थ केयर बहुत बड़ा स्पेस है श्रेया जी, तो एक तो ब्रांडेड जनरिक है, तो जो अच्छा कर ही रहा है, वहाँ पे प्राइस करेक्शन भी अच्छा हुआ है, चाहे उसमें मैनकाइंड फार्मा है या सिप्ला है। फिर आपका एक सीडीएमओ स्पेस है, जिसे हम फार्मा आउटसोर्सिंग बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। अब यूएस में एक बायोसिक्योर एक्ट जो है वो पास होने वाला है, जो एक्चुअली बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज़ को नेम करता है कि वो कंसर्न्ड हैं जीन मैपिंग और जीनोम मैपिंग डेटा को लेके। तो फार्मा आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और हमारी कंपनीज़ अभी बहुत छोटी हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे यूएस में चाइना की कंपनीज़ को, कैटलेंट है, लॉन्ज़ा है, 5-5, 6-6 बिलियन डॉलर का टॉप लाइन है। हमारी सबसे बड़ी कंपनी का भी 1 बिलियन का भी टॉप लाइन नहीं है। तो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है उस स्पेस में। उसके अलावा हेल्थ में जो हॉस्पिटल स्पेस है, वो थोड़ा महँगा है। उसने ऑलरेडी बहुत अच्छा किया है। वहाँ थोड़े पीई इन्वेस्टर्स भी हैं। बहुत हाई वैल्यूएशंस पे हैं। अगर आप रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड देखें, वो शायद होटल बिज़नेस से 3x पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वहाँ मुझे लगता है थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मेबी कुछ टियर 2 हॉस्पिटल्स में आप जैसे नारायणा है, जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्टिंग है, वो आप देख सकते हैं। बट ये एक स्पेस मुझे एक्सपेंसिव लगता है। बट ब्रांडेड फार्मा, ब्रांडेड जेनेरिक्स और सीडीएमओ ये हमारा पसंदीदा स्पेस है और हमारा करीबन-करीबन 10% वेट है फार्मा में, पोर्टफोलियो में। ओके, बहुत शुक्रिया गुरमीत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने अच्छी तरीके से सारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए।